जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद और आज हमने चैप्टर 21 का लेक्चर नंबर 11 देखना है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंपैरेटिवली छोटा है और इसका नाम है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। अब ये जो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर है ये भी एक डिटेक्टर है जिसकी मदद से हम न्यूक्लियर रेडिएशंस, जो इनविजिबल रेडिएशंस होती हैं, उनको डिटेक्ट करते हैं। इससे पहले आपने जीएम काउंटर पढ़ा और उससे पहले हमने विल्सन क्लाउड चैम्बर पढ़ा। तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर जो है ये बड़ा ही सिंपल तरीन डिटेक्टर है। ये एक सिंपल सा पीएन जंक्शन है जिसको हमने रिवर्स बायस पे ऑपरेट करवाना है। अच्छा, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आज का लेक्चर ठीक से समझने के लिए आपको चैप्टर 17 का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें हमने एन टाइप और पी टाइप सब्सटेंस बनाए थे, वो आपको आना चाहिए। अगर आपको अभी वो माइंड में नहीं है तो आप उसको एक दफ़ा देख लें उस लेक्चर को पीछे जाकर। इसी तरह चैप्टर 18 में आपने पीएन जंक्शन, जिसमें हमने फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग, डेप्लीशन रीजन की बात की थी, उसको भी एक दफ़ा देख लें ताकि इस लेक्चर की आपको अच्छे से समझ आ जाए। और आपकी आसानी के लिए मैं उसी चैप्टर 18 में एक छोटे से टॉपिक का रेफरेंस देने लगा हूं जो था स्पेशली डिजाइन पीएन जंक्शन डायोड, और उसमें था फोटो डायोड। तो फोटो डायोड की जिस तरह की वर्किंग थी, आज का जो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर है इसकी वर्किंग उस फोटो डायोड से काफ़ी मिलती जुलती है। वो कैसे, मैं अभी आपको बताता हूं। देखिए, फर्स्ट कर लें, हमारे पास सिलिकॉन का, लेट सपोज सिलिकॉन के हमारे पास एन टाइप और पी टाइप दोनों सब्सटेंस हैं। एन टाइप सब्सटेंस क्या होते हैं हम जानते हैं, इनके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और नीचे आपको एक पी टाइप सब्सटेंस नजर आ रहा है और हम ये भी जानते हैं कि पी टाइप सब्सटेंस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं, होल्स। अब करना हमने ये है कि हमने इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। असल में इनको ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं है कि ये दोनों पहले अलग अलग थे और आपने इनको ज्वाइन कर दिया, ऐसा नहीं है। अब मैं आपको चलें रिवाइज करके दोबारा बता देता हूं। हमारे पास एक सिंगल सिलिकॉन का क्रिस्टल है जिसको हमने ऊपर पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को ऐड किया, उसकी डोपिंग की, और नीचे वाली साइड पे हमने ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी की डोपिंग की, जिसके नतीजे में ऊपर एन टाइप सब्सटेंस और नीचे वाली साइड पे फर्ज कर लें पी टाइप सब्सटेंस बन गया। अब जो एन टाइप सब्सटेंस है उसमें जो डोपिंग की मिकदार है वो हमने इस तरह रखी है कि एन टाइप सब्सटेंस बहुत थिन है एज कंपेयर टू पी टाइप सब्सटेंस। ये करने का मकसद क्या है ये भी आगे चल के आपको समझ आ जाएगी। अब फिर जैसे ही जंक्शन बनता है, ये पीएन जंक्शन चैप्टर 18 वाला टॉपिक है जो मैं अभी क्विकली रिवाइज कर रहा हूं। जैसे ही जंक्शन बनता है, ऊपर चूंकि एन टाइप है, एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप के होल्स को फिल करने के लिए फौरन दौड़ते हैं पी टाइप की तरफ, जिसकी वजह से पी टाइप के काफ़ी सारे होल्स को वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे के साथ मिलते हैं और पी टाइप में कुछ होल्स कम हो गए और एन टाइप में उस तरफ कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। इस वजह से दरमियान में आपको एक ऐसा रीजन मिलता है जिसे हम चार्ज फ्री रीजन कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर कोई भी फ्री चार्ज कैरियर अवेलेबल नहीं है। और इसी दरमियान में ये जो आपको एक हाईलाइटेड रीजन नजर आ रहा है, इसे ही हम डेप्लीशन रीजन भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा मजीद आगे। डेप्लीशन रीजन जो है, इसमें अगर इस डायग्राम के मुताबिक देखा जाए, ऊपर वाली साइड पे, एन साइड वाली साइड पे पॉजिटिव लेयर एक बन जाती है और नीचे वाली साइड पे यानी पी टाइप वाली साइड पे नेगेटिव लेयर बन जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऊपर पॉजिटिव लेयर और नीचे नेगेटिव लेयर। अब इस पॉजिटिव और नेगेटिव लेयर के दरमियान जो पोटेंशियल एक डेवलप हो गया, इसे हम पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं। ये बेसिकली सारी वही बातें मैं रिवाइज कर रहा हूं जो चैप्टर 18 में मैं आपको करवा के आया हूं। अच्छा, ये तो सारा कुछ हो गया। ऊपर एक बारीक सी लेयर है एन टाइप की, नीचे कंपैरेटिवली थिक लेयर है पी टाइप की, और दरमियान में एक थोड़ा सा रीजन है, दैट इज डेप्लीशन रीजन। अब डेप्लीशन रीजन या ये जो पोटेंशियल बैरियर है, पोटेंशियल डिफरेंस, या ये जो डेप्लीशन रीजन है, ये एन टाइप के लिहाज से अगर देखा जाए, चूंकि एन टाइप बड़ा थिन है, बड़ा बारीक सा रीजन है, तो हमें ऐसा ही फील होगा कि ये जो डेप्लीशन रीजन है ये ऊपर सरफेस के ऊपर है,
क्योंकि एन टाइप लेयर बहुत बारीक है। अच्छा, अब आगे एक और छोटी सी चीज़ बता दूं, ऊपर एन टाइप और नीचे पी टाइप के साथ एक गोल्ड फॉयल भी हमने लगाया होता है ताकि जो वायर के साथ कंडक्शन है ये बड़ी स्मूथ हो। ठीक है, अब देखें, ऊपर से एक वायर आई, नीचे से भी एक वायर आई, दरमियान में हमने एक थोड़ा सा रेजिस्टर लगाया, लोड, जिसके थ्रू हम आउटपुट लेंगे, यानी पोटेंशियल ड्रॉप जिसके थ्रू हम मेजर करेंगे, और साथ ही करंट की पल्स भी हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। और साथ ही आपको यहाँ पे एक बैटरी लगी नज़र आ रही है। ये बैटरी हमने इस तरह लगानी है कि पी टाइप वाली साइड पे बैटरी का नेगेटिव हो और एन टाइप वाली साइड पर बैटरी का पॉजिटिव हो। ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? हम जानते हैं कि ये रिवर्स बाइस्ड कॉन्फ़िगरेशन है। अगर हम पीएन जंक्शन डायोड को इस तरह से कनेक्ट करें कि पी टाइप लो के साथ यानी नेगेटिव के साथ और एन टाइप पॉजिटिव यानी हाई के साथ कनेक्ट हो जाए, तो दिस इज कॉल्ड रिवर्स बाइस्ड पीएन जंक्शन। अब एक और छोटी सी चीज़ है, जब हम पीएन जंक्शन को रिवर्स बाइस करते हैं तो जो डेप्लीशन रीजन है उसकी विड्थ में इजाफा हो जाता है। अब आप गौर करें, दरमियान में जो डेप्लीशन रीजन था उसकी विड्थ में आपको इजाफा होता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से बेसिकली विड्थ में इजाफा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों तरफ के जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, एन साइड पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, पी साइड पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हैं, ये दोनों अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव कर रहे हैं। एन साइड पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, और होल्स जो है ये इफेक्टिवली नेगेटिव एंड ऑफ बैटरी की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके नतीजे में डेप्लीशन रीजन की विड्थ में इजाफा हो गया। और अब हम अगली बात बताते हैं। अच्छा जी, रिवर्स बाइस, एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि भाई रिवर्स बाइस क्यों किया, फॉरवर्ड बाइस क्यों नहीं किया? तो फॉरवर्ड बाइस इसलिए नहीं किया कि अगर हम इसको फॉरवर्ड बाइस कर देते तो चाहे न्यूक्लियर रेडिएशंस आए या ना आए, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से काफी ज्यादा करंट फ्लो करता, तो फिर हम न्यूक्लियर रेडिएशंस को डिटेक्ट ना कर पाते, क्योंकि न्यूक्लियर रेडिएशंस की गैर मौजूदगी में भी मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा होता और हमें ऐसा ही लगता कि न्यूक्लियर रेडिएशंस आ रही हैं, हालांकि वो नहीं आ रही हूं। लेकिन अगर मैं इसको रिवर्स बाइस करूंगा जिस तरह अभी मैंने किया, तो हम ये भी जानते हैं, वहां पर हमने पढ़ा था कि रिवर्स बाइस स्टेट में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से तो कोई करंट फ्लो नहीं करता, एक बड़ा माइनर सा, एक थोड़ा सा रिवर्स करंट होता है जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो करता है, और ये इतना नेग्लिजिबल, इतना कम होता है, माइक्रो एम्पेयर्स में इसकी वैल्यू होती है। ये बड़ा नेग्लिजिबल सा करंट है, इसके होने या ना होने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो थी इनिशियल बातें, शुरू वाली बातें। अब हम बात करते हैं एन टाइप वाली साइड पे। फर्स्ट कर लें, ऊपर वाली साइड पे हमने रेडिएशंस को भेज दिया। कौन से रेडिएशन? न्यूक्लियर रेडिएशंस, अल्फा या बीटा फर्स्ट कर लें, कोई भी रेडिएशन हमने भेज दी। अब वो रेडिएशन जो है गोल्ड फॉयल और जो नीचे एक बारीक थिन सी एन टाइप रीजन की एक लेयर नजर आ रही है, इसको क्रॉस करता हुआ सीधा जंक्शन पे जाके हिट करेगा। अब जंक्शन में क्या है? जंक्शन में ऐसे एटम्स हैं जहां मतलब जहां सारे चार्ज कैरियर्स बाउंड हैं, कोई भी फ्री चार्ज कैरियर अवेलेबल नहीं है, और यहां जो एटम्स हैं इन्होंने एक दूसरे के साथ बड़ी अच्छी कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाई हुई है। इसको थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूं। देखिए, जैसे ही मैंने इसको जूम किया, गौर करें, सारे एटम्स जो है ये आपस में कोवेलेंट बॉन्डिंग के साथ अटैच है, यानी इन्होंने म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की हुई है। अब जैसे ही ऊपर से जो आने वाली न्यूक्लियर रेडिएशन है वो यहां आके हिट करेगी, तो अपनी मैक्सिमम एनर्जी यहां ट्रांसफर कर देगी, और जैसे ही वो एनर्जी ट्रांसफर करेगी तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपने कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे, और जैसे ही वो कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके बाहर आएंगे, अपनी जगह पर एक थोड़ी सी वैकेंसी या होल छोड़ देंगे। हम कह सकते हैं कि डेप्लीशन रीजन में जहां पहले कोई भी चार्ज कैरियर अवेलेबल नहीं था, अब यहां भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होना शुरू हो गए। अब एक और छोटी सी बात बताऊं। अब जाहिर बात है वो रेडिएशन तो ऊपर से होके आई है, यानी गोल्ड फॉयल से और एन टाइप रीजन से गुजर के आई हैं, लेकिन चूंकि हमने एन टाइप रीजन और गोल्ड फॉयल की थिकनेस बहुत बारीक रखी हुई है, तो ये जो न्यूक्लियर रेडिएशंस हैं इनकी एनर्जी एन टाइप रीजन में या गोल्ड फॉयल से गुजरते हुए बड़ी थोड़ी यूटिलाइज होगी, क्योंकि उनकी थिकनेस है ही बहुत थोड़ी। और जैसे लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया
कि उन रेडिएशंस के लिहाज से ऐसा ही फील होगा कि ये जो डिप्लीशन रीजन है यही टॉप सरफेस पे मौजूद है, दरमियान में जो एन टाइप रीजन की बारीक सी लेयर है और ये गोल्ड फॉइल की जो बारीक सी लेयर है, उसके होने या ना होने से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। यानी इंसिडेंट रेडिएशंस की एनर्जी की डिसिपेशन बहुत ज़्यादा नहीं हुई। उन्होंने अपनी मैक्सिमम एनर्जी कहाँ आके डिसिपेट की? इस जंक्शन पे। और इस जंक्शन पे जैसे जैसे वो अपनी एनर्जी डिसिपेट करते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते जाएंगे। अब मज़े की बात यह है कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करना चाहूं तो मुझे सिर्फ 3 या 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, लेकिन इंसिडेंट रेडिएशंस के पास तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में एनर्जी होती है, इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है। इसका मतलब है एक सिंगल अल्फा पार्टिकल जब आएगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट नहीं करेगा, वो डिप्लीशन रीजन में थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करेगा, जिसके नतीजे में एक बहुत बड़ी पल्स जो है वो हमें मिलेगी आउटपुट पे। वो कैसे मिलेगी? देखिए, जंक्शन पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए हैं ये किस तरफ मूव करेंगे? ये बैटरी के पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करेंगे, और बैटरी का पॉजिटिव एंड किस तरफ है? एन टाइप रीजन की तरफ। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बैटरी के नेगेटिव एंड की तरफ मूव करेंगे, और नेगेटिव एंड किस तरफ कनेक्टेड है? पी टाइप रीजन की तरफ। और जैसे ही ये दोनों तरफ से आउटपुट लूप में जाकर, आप यूँ समझ लें होल तो फिजिकली मूव नहीं करते, बेसिकली तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही मूव कर रहे होते हैं। अगर मैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पूरे लूप की बात करूं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का पूरा लूप कहाँ से बनेगा? एन टाइप से ये बाहर सर्किट में जाएंगे, और सर्किट से होते होते ये पूरा लूप पी साइड की तरफ आके कंप्लीट कर लेंगे। और जब ये पूरा लूप कंप्लीट हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि हमें आउटपुट पे ये जो हमने लोड लगाया हुआ है, यहाँ हमने कोई और एक्स्ट्रा सर्किट भी लगाया है इस पल्स को रिसीव करने के लिए। यानी यहाँ हमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, और उस पोटेंशियल ड्रॉप की वजह से हमें कोई ना कोई करंट की पल्स मिल जाएगी। और करंट की पल्स मिलने का मतलब क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि यहाँ कोई ना कोई रेडिएशंस आगे फॉल की थी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ, और जिन इलेक्ट्रॉन होल पेयर ने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ चलना शुरू कर दिया और लूप को कंप्लीट किया, जिसके नतीजे में हमें करंट की पल्स मिल गई। अच्छा, ये जो डिटेक्टर है जिसमें एन टाइप जो है इसकी लेयर बहुत बारीक है, और मैंने जैसे पहले आपको बताया कि डिप्लीशन रीजन जो है ऐसा ही फील हो रहा है कि ये सरफेस के ऊपर है। ये जो डिप्लीशन रीजन है या जो बैरियर पोटेंशियल है, ऐसा फील होगा कि ये सरफेस के ऊपर है। ऐसे सॉलिड स्टेट डिटेक्टर को बोलते हैं सरफेस टाइप बैरियर डिटेक्टर। ठीक है, सरफेस टाइप बैरियर डिटेक्टर इस तरह के। अच्छा, ये जो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर जो अभी हमने डिस्कस किया, ये वाला डिटेक्टर अल्फा या बीटा रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए ज़्यादा सूटेबल है। गैमा रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए जो डिटेक्टर है वो इसी में कुछ मॉडिफिकेशंस करके बनाए जाते हैं, जिनकी मदद से हम गैमा रेडिएशंस को भी डिटेक्ट करते हैं। अब मैं आता हूं सॉलिड स्टेट डिटेक्टर की एडवांटेजेस पे। देखिए, सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि सॉलिड स्टेट डिटेक्टर बड़ा ही चीप है एज कंपेयर टू गैस। वो जो गैस चैम्बर था, जीएम काउंटर जो था, गैस डिटेक्टर या विल्सन क्लाउड चैम्बर, उनके मुकाबले में ये बड़ा चीपर है, बड़ा सस्ता है। साइज में भी बहुत थोड़ा छोटा सा होता है। इसके अलावा दूसरा एडवांटेज ये है कि अगर मैं आम गैस डिटेक्टर की बात करूं, जीएम काउंटर, उसमें आपको याद होगा हमने बात की थी कि डेड टाइम 10⁻⁻⁴ सेकेंड, जो इतना ज़्यादा डेड टाइम है, इसकी वजह से जीएम काउंटर फास्ट काउंटिंग के लिए सूटेबल नहीं है। लेकिन ये जो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर है, ये जैसे ही रेडिएशंस आती हैं फौरन से पल्स क्रिएट होती है, और अगली पल्स के लिए ये फौरन से रेडी होता है। तो ऐसा नहीं है कि एक पार्टिकल आएगा, पल्स जनरेट होगी, हमें वेट करना पड़ेगा जिस तरह जीएम काउंटर में था। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सॉलिड स्टेट डिटेक्टर फास्ट काउंटिंग के लिए बड़ा ही अच्छे तरह सूटेबल है, बड़ा ही ज़्यादा सूटेबल है। तो जीएम काउंटर जो है फास्ट काउंटिंग के लिए सूटेबल नहीं था, लेकिन सॉलिड स्टेट डिटेक्टर फास्ट काउंटिंग के लिए भी सूटेबल है। तो ये कुछ एडवांटेजेस थी। इसके अलावा एक और छोटा सा पॉइंट है कि जितनी बड़ी पल्स हमें आउटपुट पे मिलती है ना सॉलिड स्टेट डिटेक्टर की, उस पल्स से हमें ये पता चल जाता है कि इंसिडेंट रेडिएशंस जो है उनकी एनर्जी कितनी ज़्यादा है। यानी जितनी बड़ी पल्स मिलेगी,
एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी किनकी, इंसिडेंट रेडिएशंस की, न्यूक्लियर रेडिएशंस की, जिनको हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं। यानी जीएम काउंटर में तो हम ये काम नहीं कर सकते थे, लेकिन सॉलिड स्टेट डिटेक्टर में हम ये भी कर सकते हैं या इसका भी पता लगा सकते हैं कि हमें ये पता चल जाए कि इंसिडेंट रेडिएशंस की एनर्जी कितनी है। और वो कैसे पता चलेगा? आउटपुट करंट पल्स की मैग्नीट्यूड की मदद से। तो ये था हमारा सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। बड़ा आसान सा छोटा सा टॉपिक था, इसको हमने थोड़ा लेंथी कर दिया पुरानी बातों को रिवाइज करने के चक्कर में। अदरवाइज ये टॉपिक बड़ा ही सिंपल और आसान तरीन है। अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।